कि आप निकले हुए हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। सर, उमेश सर के बारे में बता दूं कि मैं बहुत पहले से उमेश सर से परिचित हूं और इनका जो व्यक्तित्व है अनूठा है, बेहद सरल और बेहद निर्भीक और ईमानदार छवि वाले अफसर हैं उमेश जी। और मैं आपको ये बता दूं कि इनको काम करते हुए मैंने कई जगहों पे देखा है, इसलिए इनके काम के बारे में आप लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। अमरोहा में पिछले तकरीबन 2 साल से यहाँ पे एज ए जिलाधिकारी पोस्टेड हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार ऐसे अफसर को जनपद में नहीं देगी जिसका काम बहुत बेहतर ना हो, वो भी कोरोना काल के समय में। सुनीति जी के बारे में मैं बता दूं कि 2013 बैच की आईपीएस अफसर हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, तुरंत फैसले लेती हैं और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि अमरोहा जैसे जनपद में सुनीति जी को यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, हम लोग आपसे पहले शुरू करते हुए कोरोना काल में बड़ा कठिन बड़ी चुनौती थी और आपका जो जिला है वो उस रोड से लगा हुआ है जहां से दिल्ली से बहुत सारे लोग निकल के यहाँ से अपने घरों को जा रहे थे। तो इस कठिन चुनौती को कैसे पार किया? कौन सी ऐसी रणनीति, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म आपने इस्तेमाल किया कि अमरोहा का नाम मैं समझता हूं कि अखबारों में, टेलीविजन में बहुत ज्यादा सुनाई नहीं पड़ा, जबकि बहुत सारे जिलों को पता नहीं कौन कौन से नाम दिए गए। अरविंद जी, किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य का जी जो मुख्य दायित्व है स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा वहां के आम नागरिकों को उपलब्ध कराना। इस महामारी के दौरान हम लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेज आए, जिनमें से 2 चैलेंज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि एक अमरोहा में जो लोग रहने वाले लोग थे, जो प्रतिदिन दिहाड़ी करके अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि चूंकि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था हमारा अमरोहा, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा से राज्यों से आने वाले लोग, चूंकि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि सार्वजनिक संसाधन जो थे यातायात के, वो बंद हो गए थे, तो बहुत सारे लोग पैदल ही चल दिए थे अपने गांव के लिए जी, अपने घरों के लिए। इन दोनों चैलेंजेज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के हमारे जो लोग हैं, जो दोनों प्रकार के हैं, कोई असुविधा न होने पाए। इसके लिए हम लोगों ने पहला काम ये किया कि जो लोग प्रवासी लोग आ रहे थे उनको रुकने की व्यवस्था, हम जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल थे, जितने विद्यालय थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, गेस्ट हाउसेस थे, उनको हम लोगों ने एक आवास परिसर के रूप में डेवलप किया जी। वहाँ उनके रुकने के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। जहाँ इसमें दोनों तरफ से काम किए गए, एक तो सरकारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई, दूसरा यहाँ जो एनजीओ थे जी, यहाँ जो जिम्मेदार नागरिक थे, जिन्होंने जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारियों को बखूबी समझा और आगे बढ़ करके उन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने को सिद्ध किया कि अमरोहा के लोग सार्वजनिक जिम्मेदारियां या विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हमारे प्रवासी जो लोग थे उनको नहीं हुई। उनको हम लोगों ने रुकने, खाने पीने की व्यवस्था कराई, उनको पर्याप्त जो दवाइयाँ हैं। उमेश जी, एक सवाल है, जैसे कि कंट्रोल रूम तो 24 घंटे काम कर रहा था, मैं समझता हूँ आपके पास भी बहुत सारे फोन आते रहे होंगे मदद के लिए। कोई किस्सा, कोई घटना आपको याद है, आपको 2 बजे फोन आया हो, आपने मदद करवाई हो, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुकून कोई नहीं रहा होगा। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा जो कंट्रोल रूम था वो 24 घंटे चल रहा था और अधिकारी लोग उसमें लगातार ड्यूटी कर रहे थे। कहीं से कोई कॉल आती थी तो उसको अटेंड किया जाता था जी। और उस दौरान तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो मन को छू लेने वाली, या लगता था कि हाँ, हम लोग कितना करें कि लोगों को सुविधाएं दे सकें। एक घटना मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग, कप्तान साहब हमारे दोनों लोग रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे के ब्रजघाट से निकले थे, तो एक महिला अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा उसके साथ था, और 2 उनके पास गठरी टाइप का था सामान, जिसमें उनका घरेलू सामान था, और अपने पति के साथ आ रही थी। एक छोटा बच्चा उसकी गोद में था, एक बड़ा बच्चा था जो उसके पति के कंधे पे बैठा हुआ था, उसके सिर पे सामान भी था। और
हम लोगों ने उसको रोका, चूंकि रात हो रही थी, आप लोग जा कहाँ रहे हैं, तो वो लोग बच के निकल रहे थे, तो पता चला संभल जा रहे हैं। 11:30 बजे रात में हम लोग को तुरंत गाड़ी की व्यवस्था कराई, वहाँ भिजवाया। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत संवेदनशील थे, तो रात भर सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गश्त करते रहे और सब ने बहुत ही मेहनत की, जिसका परिणाम हुआ कि अमरोहा के प्रशासन को और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उनको लोग संस्कृति और यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं और लोगों भाई की एक मदद बार करना जोरदार चाहते हैं। ताली बजाइए। मैं समझता हूँ एक ऐसी बात है जो जितनी खुशी मिली होगी उमेश जी को, मैं समझता हूं कि वो उसकी किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत ही शानदार। और मैं समझता हूं सर, आप जैसे अफसरों के जज्बे को सलाम करना चाहिए। इंडिया न्यूज सलाम करता है ऐसे अफसरों को जिन्होंने इस शानदार तरीके से काम किया। सुनीति जी, आपको भी बहुत काम करने का मौका मैं समझता हूं कोरोना में मिला और सरकार ने आपको बहुत जल्दी जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आपका क्या अनुभव है कोविड को लेकर? देखिए, शुरुआती फेज जो था वो एक अनसर्टेनिटी का पीरियड था, सभी के लिए था, आम लोगों के लिए भी था, हम लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। और मुझे अच्छा लगा कि सब लोग, आम पब्लिक भी, ऑफिसर्स भी उस नए एक्सपीरियंस से दिन प्रतिदिन सीखे और उभर कर आए। जैसे हम ही लोग अगर देखें तो हमारा 112 की जो कॉल पैटर्न है वो बहुत चीजें बताती है। तो उस समय कॉल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था। उस समय लोग डिस्ट्रेस कॉल ये करते थे कि जैसे घर का राशन खत्म हो गया है, या लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे कोई कमी आ रही है, या किसी को घर पहुंचना है, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर हमारे कंट्रोल रूम का समन्वय डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से, लखनऊ के 112 का कंट्रोल रूम का समन्वय डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से कराना, उन परिस्थितियों को कैसे अलग अलग विभाग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करें, सब उससे सीखे और उससे उभरे। और यही कारण है कि यूपी में इतना सक्सेसफुल कोरोना के प्रति जो मुहिम है वो इतनी सक्सेसफुल रही है। रिस्पांस टाइम चेक करती थी आपकी? जैसे कोई कॉल आई, उसके बाद आपने उसको मदद भेजने की कोशिश किया, मदद भेजी, समय पे मदद उनको मिल गई, आपको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया होगा आपको धन्यवाद देने के लिए। मैं समझता हूँ सर, बहुत सारे लोगों के अप्रोच ऐसे आए होंगे जिनकी मदद हो गई होगी और उन लोगों ने आपको धन्यवाद दिया होगा। मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रवासी लोग साइकिल लेके आ रहे थे जी, तो हम लोग उनकी साइकिलें रखवा करके उनको बसों से भेज रहे थे। क्योंकि बसों में इतनी साइकिल नहीं लग सकती थी, तो ये बड़ा पीड़ादायक होता था कि उनकी एक मजदूर के लिए उसकी साइकिल काफी इंपॉर्टेंट हुआ वही जिंदगी का उनका फलसफा था, उसी से उनकी यात्रा होती थी। तो वो बड़ी सामान्यतः तैयार नहीं होते थे, लेकिन पता चला बिहार जाने वाला मजदूर है, हम लोग उसको किसी तरह कन्विंस करते थे कि भाई आप चाहो आ करके साइकिल ले जाना। अभी ऐसी साइकिलें हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण बताऊंगा अमरोहा के लोगों को। जी। हम लोगों ने चूंकि उनका सबका मोबाइल नंबर और पता नोट कर रखा था, तो सबके यहाँ के जिम्मेदार लोगों से हम लोगों ने कहा कि एक दो साइकिल आप लोग गोद ले लीजिए, क्या बात है, खरीद लीजिए। और यहाँ के लोगों ने उन साइकिलों को खरीदा और खरीद करके पैसा हमने उनसे कंसल्ट करके उनके मोबाइल पे पूछ करके उनके खाते में सीधे ऑनलाइन इन्हीं के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से भिजवाया। तो जो बहुत बढ़िया। वहां आप देखिए कि जो साइकिलें यहाँ छूट गई थी, वो साइकिल यहाँ पे लोगों से खरीदवा दी गई और उसका पैसा, जो एक्चुअल पैसा था, मैं समझता हूँ बढ़ा के भेज दिया गया जिससे साइकिल खरीदी जा सके। नहीं, यहाँ के लोगों ने, जैसे साइकिल की कीमत 1500 2000 के आसपास थी, 3000, तो यहाँ के लोगों ने 5-5000 तक की साइकिल, क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज। बहुत बढ़िया। दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं, इन लोगों ने कोरोना काल में ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि उसके साथ साथ इन लोगों ने अपनी जो अलग एक छवि प्रस्तुत की है मानवीय, वो अपने आप में यादगार है। मैं चाहूंगा कि हमारे आउटपुट हेड पुष्कर जी वो रिपोर्ट चला दी जाए। हाँ, जरा रिपोर्ट चलवा दीजिए डीएम साहब के लिए भी और समिति जी के लिए भी, कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई है, दर्शक भी देखें। हाँ सर, जरा रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम लोग आगे सवाल जवाब करेंगे। हर जिले की कमान जिलाधिकारी के हाथ में होती है। जिलाधिकारी चाहे तो उस जिले को चमन बना दे जहां उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे ही हैं अमरोहा के डीएम उमेश मिश्र, जो अपनी बेहद ही प्रभावशाली अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं। 2 साल पहले अमरोहा में बतौर जिलाधिकारी उमेश मिश्र की नियुक्ति हुई। अपने काम करने की शैली की वजह से उमेश मिश्र आम जनता में बेहद ही लोकप्रिय हैं।
कर्मठ और ईमानदार छवि के अधिकारी ने जिले के विकास को रफ्तार दी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, सौंदर्यीकरण पर अमरोहा के डीएम उमेश मिश्र, जो अपनी बेहद ही प्रभावशाली अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं, 2 साल पहले अमरोहा में बतौर जिलाधिकारी उमेश मिश्र की नियुक्ति हुई। अपने काम करने की शैली की वजह से उमेश मिश्र आम जनता में बेहद ही लोकप्रिय हैं। कर्मठ और ईमानदार छवि के अधिकारी ने जिले के विकास को रफ्तार दी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, सौंदर्यीकरण पर उनका जोर रहा, अपने दफ्तर का कायाकल्प कराया। दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब कोरोना काल में लगातार लोगों के बीच में रहकर सक्रियता दिखाई, जन सहयोग से कार्य किया, राशन, मास्क और सैनिटाइजर बंटवाया। स्वभाव से सरल, सौम्य और मिलनसार उमेश मिश्र का काम करने का अंदाज और उनकी शैली बेहद ही शानदार है। उमेश मिश्र के अथक प्रयास ने अमरोहा की तस्वीर बदल दी। निष्क्रिय अधिकारियों के लिए बेहद सख्त, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम बजट में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारी उमेश मिश्र जनता से सीधा संवाद कायम करते हैं। उमेश मिश्र भूमाफियाओं और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चला चुके हैं। अमरोहा जिले में अमरोहा सदर, धनौरा और हसनपुर तहसील में एसडीएम के रूप में भी काम किया है। लिहाजा अमरोहा जिले को बड़ी बारीकी से, बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। विभागों के कामकाज को दुरुस्त रखने के लिए न सिर्फ समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण भी करते हैं। बेहद ही शानदार तरीके से अमरोहा का विकास अनवरत हो रहा। ऐसे शानदार, कर्मठी, ईमानदार ऑफिसर का इंडिया न्यूज तहे दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, ब्यूरो रिपोर्ट, और इंडिया न्यूज। ये अपने आप में बहुत जरूरी था अरविंद की इस तरीके से इस रिपोर्ट को दिखाया जाए। और जब बात सुनीति जी की आती है, तो ना सिर्फ एक जिम्मेदार पद पर वो बैठी हुई हैं, महकमे की वो जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बहुत ही सख्ती दिखाई सिस्टम को सुधारने के लिए, लेकिन उतनी ही सरलता दिखाई लोगों से संवाद स्थापित करने में, ये बहुत अहम था। तो इस रिपोर्ट को भी हम जरूर दिखाएं अपने दर्शकों को। अपराध से लेकर हर मोर्चे पर अडिग रहने वाली अमरोहा एसपी सुनीति बेहद ही शानदार तरीके से काम को अंजाम दे रही हैं। 2 दिसंबर 2020 को पुलिस अधीक्षक के तौर पर आपकी नियुक्ति अमरोहा में हुई। चार्ज संभालते ही पुलिस की कार्यशैली और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए। जिलों के थानों में सोशल वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए। महिला होने के बावजूद थानों में औचक निरीक्षण रात्रि में भी करने से वो चूकी नहीं। हर दिन दफ्तर में बैठकर पीड़ितों से मुलाकात करती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का काम करती हैं। चार्ज संभालते ही अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। आशा वर्कर्स के साथ बैठक करना और स्कूलों के साथ संपर्क रखना सुनीति की कार्यशैली का एक अहम हिस्सा है। अपराधियों के खिलाफ बेहद कड़ा रवैया अपनाने वाली सुनीति 2013 बैच की आईपीएस है। सुनीति मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है और कंप्यूटर इंजीनियर हैं। इससे पहले एसपी औरैया रही, जहां उन्होंने जिम्मेदारी को असरदार तरीके से निभाया। अमरोहा में भी वो अपनी गहरी छाप छोड़ रही हैं। अमरोहा में कम समय में अच्छी ख्याति हासिल की। सुनीति जैसी ऐसी अधिकारी बेटियां पूरे देश के लिए प्रेरणा है। थानों और पुलिस चौकियों का औचक निरीक्षण हो या अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश देने का काम,
वो कोई कोताही नहीं बरतती। रात में भी वो सड़क पर अक्सर गश्त करती हुई दिखाई देती हैं। उनके काम करने का तरीका अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करता है। अमरोहा में बहुत कम समय में उन्होंने अच्छी ख्याति हासिल की है। सुनीति जैसी बेटियां पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह वहां राह। सुनीति का भी इंडिया न्यूज तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी ही बेटियों की जरूरत है इस समय देश और समाज को। मैं समझता हूं कि बहुत ही शानदार काम कर रही हैं सुनीति जी। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कोविड को लेके और बात बीच में रह गई थी, ये हुआ कि भाई पहले रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि 112 के साथ कोऑर्डिनेशन होता था। मेरा सवाल ये था कि रिस्पांस टाइम आप लोग कैसे पता करते थे? अगर कोई सामान भेजना हो या कोई मदद करनी हो तो उसका रिस्पांस टाइम तय किया गया था, मुझे जहां तक याद है आपकी सरकार ने तय किया था। देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है जी। जो हमेशा से हर डिस्ट्रेस कॉल का मॉनिटर किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग करते हैं और लखनऊ लेवल पर 112 का जो मुख्यालय वो करता है। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले 2 महीने मुझे इस जनपद में हो गए हैं जी। और मंडल में सबसे अच्छा रिस्पांस टाइम हमारे जनपद का है। उस समय भी था, आई एम श्योर, और अभी भी है। विदिन 10 मिनट्स पुलिस प्रेजेंस जहां पे भी कॉल रहती है वहां पहुंच जाती है विदिन 10 मिनट। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाइए। 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। क्या चाहिए आपको? उमेश सर, ये बताइए कि आप क्या बचपन में ही अफसर बनना चाहते थे? आपके मन में था कि आप अफसर बने? आपके मन में क्या था जब आप पढ़ रहे थे? तो आपके मन में क्या इच्छा थी कि क्या करना है आपको? ये मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं जी। तो बचपन से ही शिक्षक के प्रति जो आदर्श होता है, एक भाव होता है, वो हमेशा रहा है। तो लगता था कि यदि हमारी बहुत अच्छी अल्टीमेट यदि कुछ हो तो हम विश्वविद्यालय में शिक्षक बने। अच्छा। लेकिन कहता है ना, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो उसके हिसाब से नहीं हो पाती। अभी मन यही करता है कि किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में चल करके पढ़ाया जाए, बच्चों से बात की जाए, होने वाले लोगों के भावी भारत के निर्माताओं को कुछ अपने ढंग से हम सहेजें, संवारें। लेकिन यहाँ भी आकर के अच्छा लगता है। यहाँ और कुछ बड़ा स्कोप है, बड़ा एरिया है, सब कुछ करने का एक अवसर, प्लेटफॉर्म है, अवसर मिला है, प्लेटफॉर्म है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए, यदि आपको ऊपर वाले ने ये मन दिया है, ये भाव दिया है, ये प्रेरणा दी है कि आप अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें, जहाँ भी रहेंगे वहाँ भी काम करने का बहुत अच्छा अवसर होता है। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसने इस प्रकार का हमको अवसर दिया कि लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। और यहाँ उस शौक को भी पूरा करने का कभी कभी अवसर मिल जाता है जब विद्यालयों में मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी हमारा शौक मारा नहीं है। लिखने पढ़ने का शौक अभी भी जिंदा है। मैं चाहूँगा कि ये बचा रहे, इन परिस्थितियों में बचा रहे और आगे भी इसको बचाए रखें। बहुत बढ़िया। मैम, आप तो इंजीनियर थी, आप सिविल सर्विसेज में, लोक सेवा में आने की कैसी इच्छा हो गई? आपको किसने जो है मोटिवेट कर दिया कि नहीं मुझे लोक सेवा में जाना है? क्या किया आपने फिर? केवल इंजीनियर नहीं, मैंने 1 साल प्राइवेट जॉब भी किया है। अच्छा, जॉब भी किया है? अरे वाह। तो आफ्टर 1 ईयर मेरे को एक दिन कंपनी वालों ने मेरा पासपोर्ट मांगा कि भाई आपको विद इन अ वीक हम आपको यूएस भेजना चाह रहे हैं। अच्छा। और आई थिंक बस वही एक मोमेंटरी डिसीजन था कि उस समय ऐसा एहसास हुआ कि कुछ और करने का मन है। तो आपको यूएस जाने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, उस समय लगा कि कुछ और करने का मन है, देयर इज समथिंग मोर जो ट्राई करना चाहिए। अच्छा। तो कभी मेरे फादर ने कहा था कि बेटा ये पेपर दे के देखना। तो बस यही सोचकर पासपोर्ट की जगह पर हमने अपना रेजिग्नेशन डाला कंपनी में और घर की तरफ वापस आ गए। कमाल है भाई। देन आई प्रिपेयर्ड थैंकफुली। भाई देखिए, ताली बजाइए। एक बेटी को अमेरिका जाने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, मैं अपने देश में रह के अपने देश के लोगों की सेवा करूंगी। और शायद यही कारण है कि सुनीति आज यहाँ बैठी है, अमरोहा जैसे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक शानदार शहर है। बहुत सारी विरासत है यहाँ के लोगों की
और पूरे दुनिया में इसकी अपनी एक अलग छाप है। वहां पे पुलिस अधीक्षक के तौर पे काम कर रही हैं और मैं समझता हूं कि प्रेरणा है ये उन लड़कियों के लिए जो जिंदगी में सपने देखती हैं और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा रखती हैं। बहुत जोरदार ताली बजाइए प्लीज। उमेश सर, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम इस दौरान, चूंकि आपको 2 साल से आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम, जो बड़े बड़े काम जो है आपके नेतृत्व में इधर मुख्यमंत्री जी के आदेश पे यहाँ हो रहे हैं, जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए? देखिए, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था 2 साल पहले, यहाँ अमरोहा के लोग बैठे हैं, तो मैंने हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद भ्रमण हुआ था, तो उस प्रोसीडिंग को मैंने पढ़ा तो उन्होंने निर्देश दिया था कि यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ थीं जो विलुप्त प्राय हो चुकी थीं, सोत और बान, कि इनकी खुदाई कराई जाए। इलेक्शन जस्ट हम आए थे तो लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद एक चूंकि द्वितीय चरण में ही अमरोहा का चुनाव होता है, तो और चरण तक हम लोगों को कोई, उस समय एक प्रकार से आचार संहिता लागू होती, कोई नया काम नहीं कर पाते, तो हमने सोचा क्यों नहीं नदियों को खोदने का काम किया जाए। और आचार संहिता में आपने नदी खुदवाई? हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात किया और लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। तो बान नदी जो करीब 47 किलोमीटर अमरोहा जनपद में जिसका क्षेत्र है, उसको हम लोगों ने खोदने का अभियान शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा थी, साथ ही साथ यहाँ के जो मिनिस्टर, तत्कालीन मिनिस्टर थे स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी, उनका 9वां विधानसभा क्षेत्र आता था जिसमें मेजर पार्टी, मतलब ये उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के पूरा भाग लिया। मैं आप बताऊंगी, जो 4.5 करोड़ का बजट इंजीनियरों के माध्यम से हम लोगों ने तैयार कराया, उसको केवल हम लोगों ने 64 लाख में खोद दिया। कारण ये रहा कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आम जनता ने, यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के राजनेताओं ने, स्टूडेंट्स ने, सफाई कर्मचारियों ने, सभी सरकारी लोगों ने मिल करके इस काम को एक अभियान के रूप में अभूतपूर्व ढंग से इसमें सहयोग किया। मुझे भी आशा नहीं था, मैंने सोचा था 1-2 किलोमीटर खुद जाएगी, अधिकतम ये होगा, लेकिन जब अभियान में जुटा तो यहाँ के लोग इतना आगे आ गए कि उसमें पता चला कि हर संडे को हम और कप्तान साहब और सारे लोग मिल करके वहां पहुंच जाते थे फावड़ा चलाने। लगता था जब पब्लिक के लोग इतना साथ दे रहे हैं तो हम लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं समझता हूं कि पब्लिक जब जुट जाती है ना तो कोई काम असंभव नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत, जिसको कहते हैं भागीरथ काम उमेश जी ने किया है। तो फिर अभी कहां तक पहुंचे सर आप उस अपने अभियान में? नहीं, हम लोगों ने पूरी बान नदी को अपने यहाँ खोद लिया है, खुदाई कर दी है। अब चूंकि जो जैसे कहा जाता है कि बिगड़ने में बहुत जल्दी होता है, बनाना बहुत समय लगता है, बहुत कठिन हम लोगों ने बिगाड़ा भी बहुत दिन में है, तो उसको रिक्रिएट करने में, उसको रिस्टोर करने में इट विल टेक टाइम, ये समय लगेगा। और यहाँ के लोग लगे हुए हैं कि उस नदी को हम लोग पुनः संरक्षित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, अमरोहा के 6 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। अच्छा। और यदि हम लोग जल संरक्षण के प्रति अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को पानी मैसर नहीं होगा। ये बात अमरोहा के लोगों को पता चल गई है। हम लोगों ने विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से इंटरेक्शन करके लोगों को हर प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग जल को संरक्षित करें। तो जितने भी नदी और तालाब, जो झीलें हैं, जल सारणियाँ हैं, उनको हम लोगों ने संरक्षित करने का लगातार अभियान कर रखा है और ये अभी तक लगातार जारी है। और ये वहाँ नदी, झील और पोखरों को संरक्षित करने के साथ ही साथ सरकारी भवनों से लेकर के जो हमारे व्यक्तिगत घर हैं, वहाँ तक हर व्यक्ति जब तक इसके लिए नहीं तैयार होगा तब तक ये इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया सकता। अभी अमरोहा के लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इसको हर व्यक्ति समझे कि आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करना है, जिंदा रखना है, उनको कष्ट में नहीं डालना है। तो हम लोग यानी आप लोग देखिए, सुन लीजिए भाई, अमरोहा के लोग 6 में से 5 जो है वो डार्क जोन में है। अगर अभी से आप लोग नहीं सचेत होंगे तो आने वाले समय में जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पानी मिलना बहुत कठिन होगा। मैं समझता हूं कि उमेश जी जो भागीरथ प्रयास सारे लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, उसमें और कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों को इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग कंधे से कंधा मिलाएंगे। तो मैं समझता हूं सर, आपकी अपील जो है सार्थक होगी और लोग इस पे काम करेंगे। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि पुलिस को लेकर बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, छुट्टी की समस्या रहती है,
टाइमिंग को लेके 24-24 घंटे काम करते रहते हैं। उसके अलावा भी आप देखिए परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको आपने बड़ा नजदीक से देखा होगा, हम लोग भी रोज देखते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद कौन से ऐसे नए बदलाव आपके द्वारा किए गए हैं जिससे पुलिस वालों के जीवन स्तर में बदलाव आया है? क्राइम को लेके जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्स टाइम बताया कि 10 मिनट में आपकी गाड़ी जैसे कॉल आती है वो पहुंच जाती है, तो क्राइम को लेके जो जिसको हम कहते हैं कि जो हार्डकोर क्राइम होता है या जो घटनाएं होती थी उसमें किस तरह की कमी आई है, किस तरह से सुधार हुआ है? देखिए, पुलिस फोर्स की जो बात आपने कही वो सही कही, क्योंकि टाइम 12-12 घंटे का नौकरी होता है जो कई बार स्ट्रेच होके 13-14 घंटे तक चला जाता है। खाने का समय, पीने का समय कोई निश्चित नहीं होता है, और यही एक कारण है कि आप किसी पुलिस वाले से मिलेंगे तो जनरली चिड़चिड़ापन उनके व्यवहार में नजर आता है। जी। अगर आप पीछे की मानसिकता समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि अगर हम भी 12 घंटे तक लगातार एक पॉइंट पे खड़े रहें, वो चिक होगी तो हमें भी वो एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो उसी को सुधारने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास ये किया है कि हर थाने पर, ऑफिस लेवल पर भी हमने वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए। उन्हीं में से एक व्यक्ति को वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया, जिसका काम यही है कि वो सबसे बात करता रहे। उनकी छोटी छोटी समस्याएं अगर कोई हैं, छुट्टी से लेकर अपनी ड्यूटी से लेकर, कई बार एक पर्टिकुलर ड्यूटी करते हुए किसी को दिक्कत होती है, महिलाओं की कोई परेशानियां हैं, वो सोचती हैं ऊपर अधिकारी को बताएंगे तो वो उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे। जी। तो वो चीजें उनके लेवल तक ही स्क्रीन होकर अगर कुछ हल निकल सके तो बहुत अच्छा है, और जो हमारे स्तर के हों वो फिर हमारे स्तर तक आए और हम लोग उनकी जो जायज मदद है वो कर सकें। साथ ही साथ छोटे छोटे कार्यक्रम पॉजिटिव थानों लेवल पर या ऑफिस लेवल पर होते रहें, ताकि जो माहौल है थाने का वो बदलता रहे। जब पुलिस वालों का अपना व्यवहार बदलेगा तो पब्लिक के प्रति भी जो उनका व्यवहार है वो भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो आपके यहाँ बिना डर के हर आदमी पहुंच जाता है? आपका पुलिस वाला पहुंच जाता है? प्रयास तो यही है अभी तक। वो मैं किसी पुलिस वाले से पूछ के बताऊंगा आपको। सर ये बताइए कि आगे का आप लक्ष्य क्या है? मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप क्या करना चाहते हैं? जैसे आपने भागीरथ प्रयास शुरू कर दिया कि भाई 6 जोन में से 5 डार्क जोन है, तो उसमें पानी के लिए जो है ये लड़ाई आपकी चल रही है, और जो नदियां सूखी पड़ी है उसकी खुदाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीज है अमरोहा में जिसको किया जाने, अगर कर दिया जाए तो यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी? देखिए, ऐसा है कि किसी भी समाज, राष्ट्र के सम्यक विकास के लिए जरूरी है कि वहाँ की जो यूथ है उसको सही दिशा दी जाए, उसको सही ढंग से शिक्षा मिले, उसको सही ढंग से रोजगार मिले। अरविंद जी, आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल के दौरान भी और उसके बाद भी इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हम लोगों के रोजगार को क्रिएट करें। लोगों को, जो लोग बेरोजगार हो गए थे दूसरे राज्यों में, यदि हमारे यहाँ आ गए तो उनको भी हम रोजगार दे पाएँ। अमरोहा के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम भी किया है, और ये सतत प्रयास है कि यहाँ के लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, अपने यहाँ ही लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और इस पे लगातार काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ का ढोलक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत है। पूरे विश्व में यहाँ के ढोलक को लोग जानते हैं। मैं आप बताऊँ, ये मैं बताता हूँ कि मेरी अमरोहा में पोस्टिंग है, तो लोग कहते हैं भाई यार ढोलक तो भेजा नहीं। मतलब ये सरकार का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और ये इसके लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो यहाँ की जो यूथ है, हम लोगों ने करीब 264 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, हाँ, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कराया, जो अपना स्टार्टअप शुरू किए, अपना उन्होंने खुद काम करना शुरू किया और उन्होंने 200, 400, 500 तक लोगों को अपने यहाँ रोजगार दिया। तो मेरा जो मानना है कि आज की डेट में जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के यूथ को एक तो संस्कार और शिक्षा, दूसरी बात उनको सही ढंग से रोजगार करके समाज के रचनात्मक विकास में, देश के रचनात्मक विकास में उनका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए। हमारे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है। थैंक यू सर। सुनीति जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन से बदलावों की इसमें आवश्यकता है वर्तमान में पुलिस में? अगर हम देखें, हम लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत सारी सेमिनार होते हैं, डिबेट्स होते हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी बातें करते हैं। कौन से ऐसे मुख्य बदलाव की आवश्यकता है जिससे कि पुलिस की छवि, तो देखिए कोरोना ने बहुत बदली है ना?
मैं समझता हूँ पुलिस से जो लोग दूर भागते थे वो अब वो पुलिस के पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों को मैं समझता हूँ बदलने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं बड़ा स्ट्रेस देती हूँ कि प्रोफेशनल पुलिसिंग की तरफ हम लोग बढ़े। अब वो जो मानसिकता है कि जो पुलिस है वो मतलब डंडा ही चलाती है या पुलिस है तो उससे एक डर का माहौल क्रिएट होता है, उससे हम लोगों को हटना है। कोरोना ने हमको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म हमको दिया, एक मित्र पुलिसिंग का। वो पहल वहां से शुरू हुई है और प्रयास हम सबका यही है कि उसी पहल को हम आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जो सेमिनार्स हैं अक्सर हम लोग जाते हैं, मैं पर्सनली जाती हूँ, इन्हीं चीज़ों के कारण कि हम छोटे बच्चों के मन में ये बात बिठाएं शुरुआत से ही कि जो पुलिस है वो आपकी मित्र है, वो आपके सहयोग के लिए है। और वहीं से ही वो हम जितना ज़्यादा वो मैसेज स्प्रेड कर सके उतना वही एक चेंज है जो मेरे को लगता है कि आज की डेट में भी पुलिस बिल्कुल, और एक सहयोग करने की लोगों को भी जरूरत है और भरोसा पुलिस पर जताने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया एक सेकंड जी देखिए, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे अफसरों की जिले में आवश्यकता है जो पॉजिटिव हों, चीजों को लिए लड़ते हों, जनता का सरोकार उनको मिलता हो। और मैं समझता हूं कि नए थॉट के साथ अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो जनता तहे दिल से उसका स्वागत करती है। इन दोनों अफसरों का आप लोग भी स्वागत करिए, आपके जिले में है। जोरदार तालियां एक और बार। मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और सुनीति जी की तरफ से मैं आपकी तरफ से एक बात कह देता हूं कि भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे जनता हो, वो जा सकता है इनके पास, अपनी बात कह सकता है। और क्योंकि पुलिस को लेके थोड़ा सा लोगों के मन में डर होता है कि कहीं गए तो फिर क्या हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि डीएम साहब की छवि थोड़ी ऐसी है कि कोई भी कभी भी जा सकता है, कभी भी इनको फोन कर ले, फोन पे खुद मौजूद रहते हैं। मैं समझता हूं तो ऐसे अफसरों की जरूरत है और ऐसे अफसरों का स्वागत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, जोरदार तालियां एक बार हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। मैं अरविंद जी से गुजारिश करूंगी कि हमारे दोनों खास मेहमानों को सम्मानित किया जाए।